जय हिंद। तो आज हम आपको बताएंगे कि आज मतलब कि अखंड भारत के बारे में। अखंड भारत हमारा कैसे टूटा और कब टूटा और किसने तोड़ने का प्रयास किया और वो आएगा कि नहीं, ये तो चलिए देखते हैं। अखंड भारत का सबसे पहला टुकड़ा जो है कि अखंड भारत, यहाँ पे देख सकते हैं। अखंड भारत कुछ बहुत ही विशाल भारत था। तो उसके बारे में यहाँ पे देखिए, सबसे जो पहला टुकड़ा है वो 1893 में डूरंड रेखा, सर डूरंड एक अंग्रेज था, अंग्रेज का कोई अधिकारी था, उसी ने एक पन्ने पे लिया और पन्ना पे खींच दिया लाइन, डूरंड रेखा बना दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वो रेखा एक खींच दिया और वही एक बॉर्डर निर्धारित हो गया। उससे भारत से वो अलग हो गया 1893 ईस्वी में। यहीं से स्टार्ट होता है भारत का टूटने का जर्नी। तो अब इसके बाद 1935 में जो दूसरा टुकड़ा होने वाला था वो म्यांमार होने वाला था, जिसका नाम उस वक्त वहाँ का बर्मा था। तो बर्मा के नाम से जानने वाला जो था 1935 में, यही अंग्रेज दुष्ट लोग सब तोड़ दिए। और तीसरा और चौथा जो टूटा वो 1947 में, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये धार्मिक आधार पर यानी कि हिंदू और मुस्लिम के आधार पर, यानी कि जो वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने एक ऐसा सिचुएशन ला दिया कि वो देश मतलब तोड़ने का आ गया, स्थिति आ गई। इसमें 1947 में एक रेड क्लिफ, यहाँ पे एक वो थे अंग्रेज अधिकारी थे रेड क्लिफ, उन्होंने ही पाकिस्तान को खींच दिया। क्या किया कि जो भारत और जैसे इस पुलिस स्टेशन जो थे, पुलिस स्टेशन को सबको मिला दिया और ऐसे रेखा खींच दिए। जैसे यहाँ पुलिस स्टेशन ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे उन्होंने लाइन खींच बना दिए और ये हो गए रेड क्लिफ रेखा, और भारत को पाकिस्तान से अलग कर दिया वहीं से। तो और दूसरा जो था उसे जीरो लाइन के द्वारा कर दिया गया, जो बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। फिलहाल जो है वो बांग्लादेश है, तो उसी को अलग कर दिया गया। तो ये था भारत का टूटने की गतिविधि। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, यानी कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने से में वहाँ पे 3 कंडीशन छोड़ दिए थे। यानी कि कई तरह के एरिया थे पूर्णतः कब मतलब जिस पर अंग्रेज का शासन था वो एरिया, और जहाँ पे नहीं था तो वैसे एरिया जहाँ पे देसी रियासत थी, यानी कि अंग्रेजों का कब्जा तो था बट वहाँ का राजा या कोई शासन दूसरा करता था। तो वैसी रियासतों को हम देसी रियासत कहते हैं। कुल भारत में उस वक्त 522 से ज़्यादा देसी रियासतें थी, 522 प्लस थी। तो उस वक्त वहाँ पे उन्होंने तीन तरह के बात कहे, और शर्त लगा दिए कि चाहे तो ये देसी रियासत जो है ये पाकिस्तान में जा सकते हैं, चाहे तो ये पाकिस्तान में जा सकते हैं, या भारत में आ सकते हैं, या स्वतंत्र राष्ट्र देश बना सकते हैं। तो ये 3 तरह की स्थिति थी। तो 3 तरह की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी दी गई भारत में सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और वीपी मेमन और माउंटबेटन भी जो थे वो भारत का ही साथ दे रहे थे यहाँ पे। इसलिए इन देसी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए ये 3 जो व्यक्ति हैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्होंने ऐसी काम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ पे ये देसी रियासतें तो मिल गई, लेकिन इसमें 3 जो रियासत थे वो नौटंकी करने लगे, नौटंकी खड़ा करके रख दिए। इसमें पहला था हैदराबाद, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था जम्मू एंड कश्मीर। तो हैदराबाद का जो स्थिति थी, हैदराबाद की स्थिति थी कि यहाँ के राजा थे यानी कि मुस्लिम थे और इलाका भी बहुल राज्य था, लेकिन ये एरिया जो था वो बीच में था इंडिया के मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो अब तेलंगाना राज्य है, तो तेलंगाना राज्य उस वक्त पूरा हैदराबाद हुआ करता था। वर्तमान में हैदराबाद एक शहर है, लेकिन उस वक्त हैदराबाद पूरा एक एरिया, जैसे तेलंगाना है पूरा हैदराबाद था। तो वहाँ पे वो पूर्ण मतलब वो अमीर था, संपन्न था, हीरा के जो कोहिनूर के हीरा थे वहीं से निकले हुए थे। तो हीरा और सोना वोना बहुत वहाँ पे पाया जाता था। तो ये
वहाँ के निज़ाम जो था वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तो पाकिस्तान में अब बीच में है, भारत के बीच में, और जाना था पाकिस्तान में। तो यहाँ पे क्या किए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्या किए कि सरदार पटेल ने एक ऑपरेशन चला दिया और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो स्टार चला दिया गया। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि पुलिस के ड्रेस में आर्मी वालों को भेज दिया। तब तक ये हैदराबाद का निज़ाम जो था वो ब्रिटेन फ़ोन कर दिया, यानी कि ब्रिटेन में, और वो वहाँ पे मतलब सूचना दिया। तो वहाँ से जब पूछा गया सरदार पटेल से, सरदार पटेल ने ये कह दिया कि नहीं, हमारा वहाँ पे पुलिस गई है शांति व्यवस्था को बनाने के लिए। तो इस तरह से सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चला करके वहाँ के हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया और उसका जाने का सपना वहीं का वहीं रह गया। तो नहीं तो अगर ऐसे छोड़ दिया जाता तो हमारे स्वतंत्र भारत में भी सैकड़ों टुकड़े अभी भी और हो जाते और ये किसी काम का नहीं होता। और दूसरा था जूनागढ़। जूनागढ़ का जो था, जूनागढ़ के राजा जो थे वो थे मुस्लिम, और वहाँ की आबादी जो थी वो हिंदू आबादी थी। तो मुस्लिम आबादी, और वो लेकिन वो जाना चाहते थे पाकिस्तान में। जूनागढ़ एक गुजरात का क्षेत्र है, वो जूनागढ़ तो पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में वो जा नहीं सके, क्योंकि जैसे वो जाना चाहा पाकिस्तान में, वैसे ही जो पाक आर्मी थी वो उधर से आने लगी। तो इधर से इंडियन आर्मी भी कमज़ोर थोड़ी है, वो भी चली गई इधर से। तो आर्मी की तो बॉर्डर पे ही रुक गई आर्मी। जब तो सरदार पटेल ने कहा कि ऐसे आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा, यहाँ पे जनमत संग्रह कराया जाएगा। तो जनमत संग्रह यानी कि जैसे वोटिंग होता है उसे जनमत संग्रह कहते हैं, मतदान। तो उसमें पाया गया कि 90% वोट मिला, यानी कि वो भारत में रहने के लिए मिला। 10% लोग जाना चाहते थे पाकिस्तान। तो ये जनमत संग्रह करा के जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया। ये तो अब दोनों मिल गए, लेकिन अब ये नौटंकी करने वाला बच गया जम्मू कश्मीर, और ये था तीसरा। अब जम्मू कश्मीर वाला जो था, तो जम्मू कश्मीर वाला एकदम खचरा था एकदम। जो यहाँ के राजा जो थे वो हरि सिंह, यानी कि वो हिंदू थे, और यहाँ की आबादी जो थी, मतलब आबादी बहुल जो थी, ज़्यादा आबादी थी, वो मुस्लिम की थी। और इनके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला थे। इनके प्रधानमंत्री जो थे शेख अब्दुल्ला थे। तो शेख अब्दुल्ला बहुत होशियार। अब ये बुड़बक हरि सिंह, तो हरि सिंह जो थे तो उन्होंने बोल दिया कि हम अपना, न हम भारत में रहेंगे और न ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम अपना अलग दुनिया बसाएंगे। तो अलग दुनिया बसाने के चक्कर में ये रह गए। और ये शेख अब्दुल्ला थे, वो सोचे कि हरि सिंह का काम तो 10 साल में फाइल हम निपटा देंगे और इधर सब रहेंगे। और बाकी ये रहे भी हैं, आगे इन्हीं यही रहे हैं जो इनका मतलब हुआ। तो जब यहाँ से क्या हुआ कि हरि सिंह निकले, इसके बाद पाकिस्तान क्या किया कि घुसपैठी अपना भेजा दिया, कश्मीर में डाल दिया। कश्मीर मतलब भेज दिया, घुसपैठियों को जम्मू एंड कश्मीर में भेज दिया वहाँ पे। तो जब जम्मू और कश्मीर का जैसे ये ऐसे था एरिया, तो इतना एरिया में लगभग उसने पाकिस्तानी आर्मी आ गई, यानी कि घुसपैठ आ गए और इतना कब्जा कर लिए। तो पाकिस्तानी आर्मी जब यहाँ पे आए तो इतना कब्जा हो गया। तब इन्होंने आए हरि सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास इन्होंने गया और कहा कि हमको बचा लीजिए, बचा लीजिए। तो बचा लीजिए, तो बोला कि हाँ ठीक है हम बचा लेते हैं। तो नेहरू ने जिम्मेदारी दी पटेल को, सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी। तो पटेल ने क्या किया कि पटेल बोले कि नहीं नहीं छोड़ दीजिए, इसको ऊँचाने पिटाने दीजिए, बहुत बहुत बढ़िया था। ये कहता अलग देश बना रहा था, अलग दुनिया, जाओ बनाओ देश अपना। तो गए तो बोले कि नहीं बचा लीजिए हमको, अब कैसूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ एक शर्त पे बचाएंगे, तुम भारत में पहले विलय हो जाओ कि पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर की सारी सीमाएं अब भारत की सीमाएं हैं। तो उन्होंने एक शर्त रखा कि शेख अब्दुल्ला ने शर्त रखा कि हाँ एक ही शर्त पर हम भारत में विलय करेंगे कि भारत का जो नियम कानून होगा वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर पर नहीं लगेगा। तो उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि कोई भी शर्त मानना वहाँ पे ज़रूरी था। तो उन्होंने शर्त 370, यहाँ पे 370 को रखा गया और 370 आर्टिकल जोड़ा गया और भारत में मिलाया गया। तो इस तरह से भारत में विलय हो गया।
इसका विलय पत्र पर इसके बाद ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया। ब्रिगेडियर उस्मानी को जब देश अलग हुआ था उस वक्त जो पाकिस्तान था वो ऑफर कर रहा था कि मतलब बुला रहा था कि आइए हम आपको सेना प्रमुख बनाते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मानी ने इतनी मतलब कितनी उसके उनके पास ये ईमानदारी और ये थी अपने देश के प्रति प्रेम कि उन्होंने बोला कि हमने जो शपथ लिया है वो भारत के प्रति ऐसे शपथ लिया है, हम यहाँ पे धोखा नहीं कर सकते, नहीं पाकिस्तान में आ सकते हैं। तो ब्रिगेडियर उस्मानी को दिया गया यहाँ पे जिम्मेदारी, और ब्रिगेडियर उस्मानी जैसे ही वहाँ पे जिम्मेदारी लेकर के गए, यहाँ पे जितनी आर्मी मतलब घुसपैठी आए थे उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए थे वहाँ पे। तो जब यहाँ पे वो थे इधर, तो वहाँ उनके इतना बम्बार्ड हो रहा था, बमबारी की ज़्यादा बहुत ही हो रहा था, तो उनके जैसे ही 2 कदम आगे गए वैसे ही एक पीछे से बम गिरा। तो और लोग जैसे वहाँ पे और आर्मी के जवान जो थे पूछे कि सर आपको डर नहीं लगता है, तो बोला कि बम भी हमारी सलामी करती है, इस तरह से उन्होंने बोला। तो फिर लेकिन कुछ आगे वहाँ पे उन्होंने खदेड़ने का उन्हें प्रयास किया, तब तक उनके सीधे एक आया सामने से तोप के गोले और सीधे उन पे लग गया और वहीं पे वो शहीद हो गए। और यहीं पे तो आज भी ये पीओके का एरिया इसी में है। तो यहाँ पे ये समस्या एक था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर उसी वक्त अपनाया जाता तो ये पीओके आज हमारा एरिया होता। लेकिन ये जो वकील थे यानी कि सरदार पटेल वकील, नेहरू वकील, यहाँ वकीलों की ज़्यादा थी संख्या, इसलिए इन्होंने सोचा कि इसे हम कोर्ट में फाइल करते हैं। तो इन्होंने गया और यूएनओ में केस कर दिया ये कि पीओके का एरिया मेरा है और पाकिस्तान भी। तो वहाँ पे पाकिस्तान भी गया, लेकिन जब वो कहता तो यूएनओ तो कहते ही हैं कि यहाँ पे तो हरी सिंह साइन किए हैं विलय के लिए, तो पाकिस्तान का एरिया है। तो तब तक हम पाकिस्तान का वो कर लेते हैं जब तक कि हमें अस्थाई सदस्यता नहीं मिल जाती है, वीटो पावर नहीं मिल जाती है। अगर वीटो पावर मिल जाएगी तब तो ऐसे ही पूरा एरिया अपना हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए वीटो पावर उसको दिया जाता है यूएनओ में जो कि यूएनओ की बातों को मानता है, उल्लंघन नहीं करता है। तो अभी हम लोग उसकी बातों को मान रहे हैं जब तक कि वीटो पावर मिल जाता है, और वीटो पावर मिलने की इंतजार है। वीटो पावर में इसके बाद ये एरिया अपना हो जाएगा। यही एक सपना है अखंड भारत देखने का। अखंड भारत होके रहेगा। अखंड भारत एक संकल्प है, सपना नहीं। तो आप लोग भी संकल्प लीजिए कि अखंड भारत होगा। ये देख सकते हैं साइड में अखंड भारत का ये मैप है। इसी तरह पहले अखंड भारत हमारा हुआ करता था और फिर ये होगा उसी तरह से। ये हम लोगों का संकल्प है, यही देखना एक बाकी है। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान क्या करता है कि धर्म का चोला पहना करके करता है, और इस तरह से भारत में भी वो अभी भी फुट डालने का काम करता है। हमेशा से देखे होंगे कि किनारे वाले जो एरिया हैं, बॉर्डर वाले एरिया, वहाँ पे जो मुस्लिम आबादी है वहाँ पे वो हमेशा करता है। कुछ भी करेगा तो बस दाढ़ी और वो धर्म का मतलब चोला कुर्ता पजामा पहना के वो करेगा, जो भी है वो करेगा। तो इस तरह से उसके बहकावे में लोग आ जाते हैं, वैसा ना हो इसलिए यहाँ पे कुछ लोग भी समझने का प्रयास करें। तो चलिए चलते हैं, तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद।